Students, today we start a new chapter of class 7th conditional statement and looping in Q basic. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? Q basic के बारे में। हम जानते हैं कि Q basic क्या होता है। जैसे कि हमको कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही कंप्यूटर को कम्युनिकेट इंटरफेसिंग के लिए क्या एक दूसरे कंप्यूटर से इंटरफेस या यूज़र से इंटरफेस करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? लैंग्वेजेस की, कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती हैं। इन्हीं में से एक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है क्यू बेसिक। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग लैंग्वेज है। उसी के प्रोग्राम्स के लिए हमें कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग की ज़रूरत है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। A basic program in QBasic is that in which each and every step is followed and executed by the computer. QBasic में एक बेसिक प्रोग्राम कैसा होता है जिसमें प्रत्येक और स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप, मतलब प्रत्येक स्टेप फॉलो की जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। लेट अस लर्न टू राइट सम प्रोग्राम्स वेयर ऑल कमांड्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। अब हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे जिसमें हम कमांड्स तो लिखेंगे लेकिन सारे कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओनली सम ऑफ द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंडीशन गिवन इन द प्रोग्राम। मतलब कुछ ही कमांड्स कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कंडीशन हमको दिया है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यानी कि 4 ग्रेटर देन तो है 2 के, लेकिन 1 ग्रेटर देन नहीं है, तो कंडीशन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? 4 वाली। 1 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सम ऑफ दीज कमांड्स, कौन कौन से कमांड्स हैं? गो टू, इफ देन एल्स, फॉर नेक्स्ट, डू वाइल लूप, डू लूप वाइल एंड वाइल वेंट। इसको एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज गो टू कमांड। Okay, the go-to command is used to tell the computer to jump to a particular section in the program to continue the program. Go-to का क्या मतलब है? जाना। इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर जाने के लिए। समझ में आया? प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर जाने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं हम? गो टू। गो टू का मतलब इस पर जाना। When the computer reads the go to command, it moves to the line number mentioned there and whatever is written in between those lines is ignored by the computer. इसका क्या मतलब है? जब कंप्यूटर गो टू कमांड को पढ़ता है तो वो वही लाइन नंबर जो उसमें मेंशन की, जैसे इसमें एग्जांपल में 89 नंबर मेंशन किया ना, उसी पर जाएगा और उसके जो बीच की लाइन होगी उसको कंप्यूटर क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। समझ में आया? जिस पर कमांड जाने को बोल रहा है उस पर जाएगा उस लाइन पर, और उसके अलावा जो लाइन बीच की जो लाइन है उनको क्या कर देगा? कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। इसे क्या बोलते हैं हम? गो टू कमांड। किसी भी लाइन पर जाने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? गो टू। इफ देन एल्स, देखो वो कमांड था, अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इट इज़ यूज टू चेक अ कंडीशन एंड देन डिसाइड द रिजल्ट। ये कंडीशन चेक करने के लिए और रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंस द रिजल्ट इज़ बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ अ कंडीशन। रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है? हमारी कंडीशन के आउटकम पर। जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था ना, 4 ग्रेटर देन 2 है, तो उसका रिजल्ट तो है क्या? ग्रेटर। आंसर में क्या आएगा? 4 इज़ ग्रेटर। बट 1 तो ग्रेटर नहीं है, तब क्या होगा? हमारी रिजल्ट, हमारा जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इट इज़ कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। द इफ सेक्शन कंटेन्स द कंडीशन विच इज़ टू बी चेक्ड। देखो, इफ़ में क्या रहता है? इफ़ में हम कंडीशन लगाते हैं जो कि चेक की जाती है। देन सेक्शन में क्या बताते हैं? कि कंडीशन ट्रू है। एल्स में क्या बताते हैं? कंडीशन फॉल्स है। इफ़ में हम कंडीशन लगाते हैं, देन में कंडीशन ट्रू है ये बताते हैं, एल्स में कंडीशन फॉल्स है ये बताते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट, इसका सिंटेक्स याद रखना है। सिंटेक्स का क्या होता है? ग्रामेटिकल तरीका। जैसे हम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी चीज़ में उसका टेंस पढ़ते हैं, उसका ग्रामेटिकल तरीका, सेंटेंस को लिखने का, बोलने का एक तरीका होता है, उसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यदि ए ग्रेटर है बी के, देन गो टू 50 एल्स गो टू 80। अगर ग्रेटर देन होगा तो वो कौन सी लाइन पर जाएगा? 50 लाइन पर, और ग्रेटर देन नहीं होगा तो किस पर जाएगा? 80 पर। समझ में आया? लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम। अब कुछ प्रोग्राम्स पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम टू फाइंड बिगर ऑफ 2 नंबर्स।
क्या प्रोग्राम हमको दिया है, बिगर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब हमको 2 नंबर्स दी जाएंगे, उनमें से किसी बिगर वाले को फाइंड करना है। सबसे पहले 10 नंबर की लाइनिंग स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट किए, 10। उसे क्या बोलते, इसमें सबसे पहले, हाँ मैंने बताया था ना, किसी भी प्रोग्राम को लिखने में सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन। इसे क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे हमने पहले 2 नंबर दिए 4 और 2, अब उसके बाद हमें दोबारा उसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा से उसे, उसमें हमने क्लियर स्क्रीन प्रोग्राम यूज़ किया है, तो जब दोबारा हम कोई नंबर डालेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इनपुट कैसे बोलते हैं, जो भी चीज़ हम एंटर करते हैं उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, इनपुट। एंटर फर्स्ट नंबर, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेम टू सेम प्रिंट होगा। ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, याद है ना, ये क्या है, स्ट्रिंग है, सेम टू सेम प्रिंट होगा। एंटर फर्स्ट नंबर ए, 30 नंबर पे इनपुट एंटर सेकंड नंबर बी। ये 10 to 80 हमने क्यों लिखा है, हमारी फैसिलिटी के लिए, क्योंकि हम लास्ट में गो टू 80, गो टू 70 ये सब लिखने वाले हैं, इसीलिए हम क्या लिखा है, ये नंबरिंग की है, ठीक है। कंडीशन क्या लगा रहे हैं अब हम, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन गो टू 50 एज गो टू 70। समझ में आया, यदि ए बी से बड़ा है तो हमको किस पर जाना है, 50 पर जाना है। 50 का मतलब प्रिंट करना है ए इज़ ग्रेटर, और नहीं तो क्या प्रिंट करना है, बी इज़ ग्रेटर। समझ में आया। और बाद में लास्ट में किस पर जाना है, गो टू 80 यानी कि एंड पर। अगर कंडीशन ए इज़ ग्रेटर होती है तो भी बाद में 80 पर जाना है, अगर बी इज़ ग्रेटर होती है तो भी बाद में किस में जाना है, 80 पर, यानी कि एंड पर। समझ में आया। सेकंड प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड इफ़ अ पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट। पहले ध्यान दो कि पर्सन कब एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, जब वो 18 ईयर्स के अबव होगा। फर्स्ट, क्लियर स्क्रीन, इनपुट क्या करना है, एंटर योर नेम, हमें अपना नेम बताना है, क्योंकि हमें नेम टाइप करना है, इसीलिए ए के संग क्या लगाया है, $, ठीक है, $। इनपुट एंटर योर एज, बी, हम नेम भी एंटर करेंगे और क्या एंटर करेंगे, बी। लेकिन हमने कंडीशन केवल बी पर क्यों लगाई है, क्योंकि हमको बताना है कि पर्सन वोट दे सकता है या नहीं। उसके लिए कौन सी कंडीशन वैलिड करती है, केवल उसकी एज की, उससे नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमने कंडीशन केवल किस पे लगाई है, बी पर, ठीक है। इसमें हमने दोनों पर लगाई थी, ए और बी। इसमें केवल कैसी कंडीशन, अगर बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यदि बी की एज क्या है, 18 है या फिर उससे ज़्यादा है, देन गो टू 50, यानी कि क्या प्रिंट करेगा वो, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और लास्ट में गो टू 80 यानी एंड पर चला जाएगा। ओके, समझ में आया, इफ देन एल्स का यूज़। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग लूप्स। देखो हमने अभी क्या पढ़ा है, कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे इफ़ देन और एल्स की कंडीशन यूज़ की है, लेकिन वही कंडीशन बार बार रिपीट करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मली एक क्लोज्ड पाथ क्या कहलाता है, लूप, यानी कि जैसे कि हमने सर्कल में यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस यहीं पर एंड होंगे, बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, लूप। अ लूप इज़ क्रिएटेड इन द प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव जॉब्स, बार बार उस जॉब को, हमारे काम को रिपीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लूप का। लूप्स अलाउ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एंड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। लूप क्या अलाउ करता है, स्टेटमेंट्स के ग्रुप होते हैं, उसमें मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है, तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्यू बेसिक में 3 टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट है, कौन कौन से, हमको भी 3 टाइप के समझाए गए हैं। फॉर नेक्स्ट, डू लूप में 2 टाइप के हैं, डू वाइल लूप या डू लूप वाइल, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और थर्ड, वाइल बैंड। द डॉट्स शोन इन दीज लूप डिनोट द स्टेटमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। ये हमको जो डॉट क्या मतलब बताया गया है, जैसे कि डू लूप है, इसमें डू वाइल है, तो डू और वाइल लूप, इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब लूप की बॉडी लिखेंगे, लूप बॉडी। दीज आर द स्टेटमेंट्स मीन टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होते हैं, जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। ईच लूप वर्क्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे एंड इज़ यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशन। हर एक लूप का अलग अलग यूज़ है और अलग अलग सिचुएशन में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लूप पढ़ेंगे हम, फॉर नेक्स्ट लूप। कौन सा लूप पढ़ेंगे,
for next loop. The for next loop is used when you know exactly how many times the loop has to be repeated. ये important point है कि हम for next, तीनों loop में अलग अलग एक क्वालिटी है. इसकी क्वालिटी क्या है कि for next loop का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें पता होता है कि loop कितनी बार रिपीट होगा. हमें क्या पता होता है, how many times loop has to be repeated. हमें पता होता है कि loop कितनी बार रिपीट होगा. The for statement is placed at the beginning of a loop. फॉर स्टेटमेंट कहाँ पर होता है, लूप के बिगनिंग पर, और नेक्स्ट कहाँ पर होता है, एंड पर. मतलब फॉर से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट से एंड होता है. सिंटेक्स इसका याद रखना, फॉर आई इज इक्वल्स टू क्या देंगे हम, इनिशियल वैल्यू देंगे, टू फाइनल वैल्यू. स्टेप में क्या लिखेंगे कि हमें इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है. यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल मतलब बीच में फॉर एंड नेक्स्ट के बीच में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और नेक्स्ट में आई लिखेंगे. ध्यान से, पहले फॉर में इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, फिर हमें स्टेटमेंट मतलब इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कंडीशन क्या लगानी है, स्टेटमेंट, और नेक्स्ट में आई लिखेंगे. ठीक है, जैसे देखना स्ट्रक्चर है फॉर नेक्स्ट लूप का. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, द फॉर लूप यूजेज अ वेरिएबल. इसके लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आई. उसको क्या बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल, क्योंकि ये क्या करता है, काउंट करता है कि हमारी कंडीशन कितनी बार रिपीट होगी. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर वेरिएबल. ये कौन से लूप में यूज़ करते हैं हम, फॉर नेक्स्ट लूप में. दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन वैल्यू ड्यूरिंग इच रिपीटेशन ऑफ द लूप. ये क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, जैसे हमने कंडीशन दी होती है. द काउंटर वेरिएबल इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल दैट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड. बताया ना, काउंटर वेरिएबल एक कैसा है, न्यूमेरिक वेरिएबल है, यानी कि जैसे 50 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम. ये क्या करता है, लूप एग्जीक्यूट होने के नंबर ऑफ टाइम्स को हमें बताता है. द फर्स्ट टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड द काउंटर वेरिएबल टेक्स अ इनिशियल वैल्यू. स्टार्टिंग में काउंटर वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेता है, इनिशियल वैल्यू, सबसे फर्स्ट वैल्यू. द काउंटर वेरिएबल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय द स्पेसिफाइड स्टेप वैल्यू ईच टाइम द लूप इज रिपीटेड. उसके बाद काउंटर वेरिएबल क्या करता है, या तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जैसे कि हमने उसको कंडीशन दी होती है. बाय डिफ़ॉल्ट द इनिशियल वैल्यू इंक्रीजेज बाय 1 इन ईच स्टेप. अगर हमने कंडीशन डिफाइन नहीं की है, देखो जैसे पहले काउंटर वेरिएबल ने सबसे पहले कौन सी ली, इनिशियल वैल्यू, उसके बाद वो डिक्रीज या इंक्रीज होगा. लेकिन यदि हमने कंडीशन नहीं दी है तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्टली क्या होगा, इनिशियल वैल्यू उसकी इंक्रीज होती जाएगी 1. हर एक स्टेप में क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी 1, अनलेस अ डेफिनेट स्टेप वैल्यू इज मैंशनड. नहीं तो फिर एक डेफिनेट स्टेप वैल्यू क्या होगी, मेंशन. अगर मेंशन नहीं की है तो क्या होगी, एक एक करके इंक्रीज होगी, और मेंशन की है तो वो मेंशन के अकॉर्डिंग होगी. सेकेंड पॉइंट, द फाइनल वैल्यू और एंड वैल्यू इज अ नंबर दैट कंट्रोल्स द एंड ऑफ द लूपिंग प्रोसेस. फाइनल वैल्यू है, फिर एंड पर, एंड वैल्यू क्या कंट्रोल करती है, लूपिंग प्रोसेस की एंड को कंट्रोल करती है कि लास्ट में लूपिंग प्रोसेस कब खत्म होगी. व्हेन द काउंटर वैल्यू एक्सीड द एंड वैल्यू, मतलब जैसे हमने 2 तक दिया है, 3 टाइम्स दिया है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्सीड हो गई, यानी कि हमने लूप को चलाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब 4 बार तो हमने वैल्यू नहीं दी है, तो तब क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. द कंप्यूटर देन स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तब कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा तुरंत, लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. समझ में आया, जब लूप टर्मिनेट यानी फिनिश हो जाएगा तब हम लास्ट में किस पर पहुँच जाएंगे, नेक्स्ट पर. स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, फॉर से, क्योंकि ये फॉर नेक्स्ट लूप है. नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर लूप एंड्स विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट. लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट आता है, नेक्स्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिग्नल द एंड ऑफ द लूप. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बताता है, हमारा लूप क्या हो गया है, एंड हो गया है. इंक्रीज और डिक्रीज द काउंटर, क्या बताता है, काउंटर वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. एंड देन ट्रांसफर द कंट्रोल टू फॉर स्टेटमेंट टू कंपेयर विद द एंड वैल्यू. इसका मतलब बस ये समझो कि फॉर से कंपेयर होने के बाद अगर हमारा लूप में कोई वैल्यू एक्सीड हो गई, जैसे 3 टाइम्स के बाद 4 टाइम, तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वापस से हमारा कंडीशन फुलफिल होने के बाद प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा. फिर वापस से हम दोबारा से 4 से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. द स्टेटमेंट्स दैट आर टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू. कब तक स्टेटमेंट रिपीट होते हैं, जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती. आर रिटन बिटवीन द फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट. किस किस के बीच में लिखे हैं वो, फॉर एंड नेक्स्ट के. दिस स्टेटमेंट मेक द बॉडी ऑफ द लूप. ये स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, लूप की बॉडी कहलाते हैं. ठीक है,
अब एक एग्जाम्पल देखो, द फॉलोइंग कोड प्रिंट्स एन एस्टेरिस्क इन ईच वन ऑफ 10 रोज। क्या बोल रहा है हमें, ये जो स्टार का साइन है वो हमें 10 रोज तक प्रिंट कराना है। क्या कराना है, 10 तक। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू क्या दी हमने 1 2, फाइनल वैल्यू 10। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्या डायरेक्टली वो बोल रहा है क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो प्रिंट कराएंगे स्टार और नेक्स्ट लास्ट में आई। इन दिस प्रोग्राम आई एज्यूम्स द इनिशियल वैल्यू, सबसे पहले क्या लेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 लेगा। सबसे पहले हमें आई को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 1। देन द स्टेटमेंट प्रिंट एग्जीक्यूट, सबसे पहले बताया था ना क्या लेगा, आई 1। सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार। समझ में आया। ऑन द इट प्रिंट्स द 1 स्टार ऑन द स्क्रीन एंड मूव्स टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट। फिर वापस किस पे चला गया, वो आई पर, नेक्स्ट पर। देखो आई ने सबसे पहले लिया 1, यानी एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट पर चला गया, ख़त्म। लेकिन हमें कब तक रखना है इसको कंटिन्यू, 10 तक। फिर दोबारा 2 लेगा वो, फिर प्रिंट होगा स्टार, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6 7 8 9 10 तक। लेकिन जैसे ही 11 आएगा तो क्या होगा, स्टार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीज बाय 1 एंड द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर, कोई इसमें कंडीशन नहीं डिफाइन की गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली 1 1 क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैसे, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन डिफाइन नहीं की गई, स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है। एंड द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर मूव्स टू द फॉर आई 1 to 10 स्टेटमेंट, बार 1 से 10 तक जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट क्या हो जाएगा, स्टार। दिस वे स्टार इज प्रिंटेड 10 टाइम्स। देखो ये हमें प्रोग्राम कैसे दिखाया गया है, आई 1 हुआ तो एक स्टार, 2 से लेकर 10 तक स्टार क्या हो गए, प्रिंट हो गए। जब तक उसकी कंडीशन चल रही थी 10 तक की, तब तक क्या हुआ, वो प्रिंट हुआ। जैसे उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, 11 आ गया, यानी कंडीशन अब नहीं हो रही ट्रू, तो क्या हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट आई फिनिश हो जाएगा। ठीक है। प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब हमको पता है 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। वैल्यू क्या लगाई, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, हम आई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट क्या करना है, यही वैल्यू प्रिंट करनी है ना। अब तो पहले स्टार प्रिंट करना था, इसलिए हमने स्टार लिखा था। अब हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, एक्स की, इसलिए प्रिंट एक्स और नेक्स्ट और एक्स। 1 से लेकर 10 तक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। दस दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द प्रिंट एक्स स्टेटमेंट टिल इट रीचेज द एंड वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू कौन सी लेगी, 1 तक, फिर तब तक चलेगा लूप, कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी कंडीशन कहाँ तक की है, 10 तक की वो फुलफिल नहीं होती। दस द नंबर्स 1 to 10 विल गेट प्रिंटेड एज एक्स गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, क्योंकि इसमें भी स्टेप वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें इंक्रीमेंट कितना करना है, 1 1 इंक्रीमेंट करना है। ईच टाइम द लूप इज एग्जीक्यूट, पहले 1 लेगा, फिर लूप प्रिंट करेगा 1, फिर नेक्स्ट 1 खत्म, फिर 2 लेगा, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट लिखा है ना साफ साफ 1 to 10, फिर वो 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स 1 to 13 रिवर्स ऑर्डर। देखो इसमें क्या दिया है, हमें ए लिखना है 30 to 1। 30 to 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें सबसे पहले 1 to 30 रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 30 लिखना पड़ेगा। ठीक है। हमने क्या कंडीशन लगाई है, ए इज इक्वल टू 30 to 1। स्टेप वैल्यू क्या है, -1। -1 का मतलब रिवर्स ऑर्डर, डिक्रीज करना है उसे, -1 -1 1 चलना है। प्रिंट क्या करना है, ए की वैल्यू और नेक्स्ट भी ए। समझ में आया। द फॉर स्टेटमेंट विल फर्स्ट असाइन द वैल्यू 30। क्यों असाइन कर रहा है, 30 क्यों दिए, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। प्रिंट करेगा ए स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड टिल इट रीचेज द एंड वैल्यू ऑफ ए। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि एंड वैल्यू नहीं पहुंच जाती, दैट इज 1। और हमने स्टेप वैल्यू बता दी है -1। अगर हमने ये डिफाइन नहीं की होती तो वो 30 से 31 32 33 चलता, समझ में। और 30 to 1 लिखा है तो प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए हमने क्या बताया उसको, स्टेप वैल्यू डिक्रीज में -1। दस द नंबर्स फ्रॉम 30 to 1 विल गेट प्रिंटेड। इससे क्या हो जाएंगे, नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। एज ए गेट्स डिक्रीमेंटेड, डिक्रीमेंट क्यों होगा, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू क्या दी है, -1। ईच टाइम द लूप इज एग्जीक्यूट, तब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक कि 30 से लेकर 1 तक हमारी वैल्यू नहीं पहुंच जाती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन next lecture. Thank you.